क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूं। 10 अक्टूबर करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। और ये पीडीएफ जो है इसका ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 2023 के लिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए हमारा जो है 1 दिसंबर से कंप्लीट पेड ग्रुप चलेगा, प्रीलिम कम मेंस दोनों। उसमें आपका स्टडी मटेरियल रहेगा, स्टडी प्लान, डेली स्टडी प्लान रहेगा। ठीक, आपका डेली मेंस आंसर राइटिंग रहती है, डेली एमसीक्यू कराए जाते हैं और लाइव डाउट डिस्कशन होता है रोज। ये सारी चीज़ें रोज होती हैं। ठीक, तो ये पर्सनलाइज काउंसलिंग मेंटरशिप वाला प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चलिए अब इनको देखते हैं विस्तार से। देखिए यहाँ पे 9 तारीख लिख के आ रही, बट ये 10 का ही है। ठीक है, 9 तारीख का वीडियो ऑलरेडी दिया जा चुका है। पहला टॉपिक है मोधेरा। मोधेरा देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा गांव बनने वाला है जिसमें 100% जो बिजली है वो सोलर के द्वारा बनाई जाती है। ठीक, 24/7 9 अक्टूबर को इसको डिक्लेयर कर दिया गया मोदी जी के द्वारा। भारत का पहला ऐसा गांव ये गुजरात में है। ठीक, मोधेरा महसाना डिस्ट्रिक्ट में ये विलेज है। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं इसे। और ये जो है नेट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर हो गया है। यहाँ पे 60 से 100% तक बिजली के बिल भी यहाँ पे कम हो गए हैं। पहला भारत का ये ग्रिड कनेक्टेड मेगावाट आवर स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, 3D प्रोजेक्शन। अच्छा, मोधेरा में आपको पता होगा भारत में 3 प्रमुख जो है सन टेम्पल हैं, सूर्य मंदिर हैं। एक मोधेरा में है, दूसरा जो है आपका ये कहाँ पर है, दूसरा आपका मार्टंड कश्मीर में है, और तीसरा कोणार्क उड़ीसा में है। यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ भी चुका है, सन टेम्पल का मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आया था। और ये मोधेरा जो सन टेम्पल है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है यूनेस्को के 2014 से। ठीक, तो यहाँ पे 3D प्रोजेक्शंस कराए जाते हैं जिसमें मोधेरा टेम्पल के बारे में बताया जाता है। हेरिटेज की लाइटिंग होती है, सब सोलर एनर्जी से ही आती है। ठीक, सब कुछ। यहाँ पे मोधेरा का जो सन टेम्पल है, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको बनवाया था किंग भीमा फर्स्ट ने चालुक्य डायनेस्टी के थे 11वीं सेंचुरी में। ठीक, ये महसाना डिस्ट्रिक्ट में है। रिवर पुष्पावती पर ये पाया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब इक्विनॉक्स होता है ना, इक्विनॉक्स का मतलब क्या है कि जो सन है वो बिल्कुल इक्वेटर विषुवत रेखा के ऊपर है। ठीक है, तब उस दिन क्या होता है कि इस मंदिर में एक डायमंड है, उस डायमंड पे सूर्य की पहली किरण उसी डायमंड पे पड़ती है और पूरा जो श्राइन है वो गोल्डन ग्लो करने लगता है। बहुत सोचो यार, क्या 11वीं सेंचुरी में इन लोग ने बना लिया, सोचो। अब यहाँ पे 52 पिलर है जो कि साल के जो 52 हफ्ते होते हैं उनको दर्शाता है। कार्विंग्स हैं। ठीक, यूनिटी ऑफ एयर वाटर अर्थ एंड स्पेस को दिखलाता है, सन की मतलब कार्विंग जो करी गई है उसको वॉल पर। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, याद रखिएगा। मोधेरा की बात हो रही है, सन टेम्पल मोधेरा में है, मार्टन कश्मीर में है, और ओडिशा में कोणार्क में है। ठीक है, नेक्स्ट है वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर ऑफिसर्स इन द इंडियन एयरफोर्स। अब इसमें देखो क्या सिस्टम क्या है, आसान भाषा में समझते हैं। इंडियन एयरफोर्स में जितने भी वेपन सिस्टम हैं अलग अलग, ठीक है ना, जितने भी वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स हैं अलग अलग। ठीक, कोई कहीं पे कहीं पे कहीं पे कहीं पे, इन सबको एक छत के नीचे ले आया जाएगा। तो इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, डिसीज़न लेने में जो है जल्दी होगी। ठीक है, और ये अब काफ़ी ज़्यादा हमारे पैसे भी बचाएगा। फ्लाइंग ट्रेनिंग वेनिंग करानी पड़ती है तो उसके जो है पैसे भी 3000 करोड़ करीबन ये बनेगा। ये पहली बार भारत। अच्छा, ये वाला किस दिन हुआ? एयरफोर्स डे हमारा कब होता है? हमारा होता है 8 अक्टूबर को। तो उसी दिन चंडीगढ़ में जो है ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखलाई गई, यहाँ पे अप्रूव किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, पहली बार जो है इंडिपेंडेंस के बाद में ये न्यू ऑपरेशनल ब्रांच बनाई गई है। ठीक, इसके अलावा आईएएफ ने अपना डिजिटल कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म भी जो पहनते हैं वो भी नई लॉन्च करी। ठीक, जो वेपन सिस्टम है जिसमें मैंने आपको बताया जितने भी तरीके के वेपन सिस्टम यहाँ पर होते हैं वो सब एक साथ आ जाएंगे। ऑपरेशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल ग्राउंड बेस्ड है, स्पेशलिस्ट एयरबोर्न है, सारे के सारे। ठीक, अब इसमें देखो, जैसे सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, अग्नि हो गई। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक, रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट है। ठीक, ये यूएवी हो गया, रिमोट से चलाया जाता है पायलट एयरक्राफ्ट। और
वेपन सिस्टम, ये सब के सब एक छत के नीचे आ जाएंगे। 3400 करोड़ रुपए का इससे फ्लाइंग ट्रेनिंग में जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी कम हो जाएगा। तो अच्छी बात है, दक्षता लाई जा रही है। एयरफोर्स डे आपको बताया मैंने 8 अक्टूबर को होता है और ब्रिटिश के टाइम पे बनाई गई थी, इसीलिए 90 साल अभी पूरे हो गए हमारे। और 8 अक्टूबर को पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि दिल्ली के बाहर एयरफोर्स डे की परेड भी हुई है, फ्लाई पास्ट भी हुआ है। ठीक, 80 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, भाई साहब हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, इन सब ने मिलकर चंडीगढ़ में सुकमा लेक कॉम्प्लेक्स के पास में वहाँ पर परेड और ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर फ्लाई पास्ट किया। ठीक, ब्रिटिश के टाइम पे 8 अक्टूबर 1932 में बनाई गई थी इंडियन एयरफोर्स, तब इसका नाम क्या था, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। ये अगर इसको सही करके बताऊँ तो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स नाम था। ठीक, और ये जापान के विरुद्ध वर्ल्ड वॉर 2 में बनाई गई थी। आपको याद होगा कि सुभाष चंद्र बोस जापानियों की मदद के साथ में नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से, बर्मा की साइड से भारत में एंट्री कर रहे थे। तो ये जो एयरफोर्स थी तब जापानियों के ऊपर वहीं पे बर्मा में ही जो है इसने अटैक करके उनको पीछे ढकेला था। ठीक, किंग जॉर्ज 6 जो थे उन्होंने इसमें प्रीफिक्स रॉयल जोड़ा था 1945 में, लेकिन जब हम देश आज़ाद हो गया हमारा तो 1950 में हमने ये रॉयल वाला शब्द हटा दिया और इंडियन एयरफोर्स नाम रख दिया था। 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था, 90 साल हो गए, याद रखना। ठीक, और यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर समझ लेते हैं। एक फेस्टिवल है इस्लाम धर्म में, ईद मिलाद उल उन नबी। ईद मिलाद उन नबी, ये एक्चुअली प्रोफेट हजरत मोहम्मद जो हैं उनका बर्थडे होता है और उसको काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ठीक, और जो है यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पे जो कहानियाँ उसके हिसाब से देखा जाए तो रबी उल अव्वल, ठीक, रबी उल अव्वल के 12वें दिन मक्का में 570 सीई यानी 6ठी शताब्दी में प्रॉफिट जी का जो है जन्म हुआ था। रबी उल अव्वल जो है अव्वल, ये तीसरा महीना होता है इस्लामिक लूनर कैलेंडर का। सेलिब्रेशन में काफ़ी ज़्यादा जो है मिलाद महफिल होती है, सीरत कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। ठीक, इसमें प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ, उनकी टीचिंग्स के बारे में बताया जाता है, हाइम्स वाइम्स गाए जाते हैं, लंबे प्रोसेशंस निकाले जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, ईद उल मिलाद, ईद मिलाद उल उन नबी नाम है। ठीक है, बर्थ ऑफ हजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद। अब ये वाला जो टॉपिक है इलेक्शन सिंबल से संबंधित, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्ज़ाम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिख लीजिए, आएगा आएगा जरूर आएगा। अभी क्या है कि शिवसेना से आपको पता है एक नाथ शिंदे नाम से एक फैक्शन जो है वो अलग हो गया, स्प्लिट हो गया शिवसेना में। स्प्लिट को एंटी डिफेक्शन एक्ट के अंतर्गत अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में 2/3 से ज़्यादा मेंबर अलग होते हैं तो उसको स्प्लिट और वो लीगल माना जाता है। ठीक है ना, इसके नीचे तो फिर एंटी डिफेक्शन एक्ट लगाया जा सकता है, लेकिन 2/3 से ज़्यादा है तो भैया स्प्लिट माना जाएगा, कोई अलग फैक्शन हो गया, कोई इसमें एंटी डिफेक्शन एक्ट नहीं लगता है। ठीक, अब अलग हो गए, लेकिन अभी ज़्यादातर जब अलग होती हैं पार्टी में स्प्लिट हो जाता है, फैक्शन बन जाते हैं, तो वो जो चुनाव चिन्ह होता है ना उसके लिए लड़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लड़ रहे थे, अभी बाई इलेक्शन होने वाला था आपका अंधेरी ईस्ट में, तो इलेक्शन कमीशन के पास दोनों लोग पहुँचे, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी भी पहुँचे और यहाँ पर एक नाथ शिंदे जी भी पहुँचे। तो काफ़ी डिस्प्यूट हो रहा था, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि देखो ऐसा है, ये वाले बाई इलेक्शन में हम ना तुमको देंगे ना तुमको देंगे, किसी को नहीं ये सिंबल मिलेगा, आप लोग किसी जो सिंबल्स हैं फ्री वाले उसमें से उस पर आपको बाई इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अभी डिस्प्यूट चल रहा है, कोई मैटर पे डिसीजन नहीं आ पाया, इलेक्शन उससे पहले अभी 3 नवंबर को हो जाएगा, तो हम इसलिए आपको जो है तैयारियों में कोई वो ना आए, तो हम इलेक्शन कमीशन ने ये बोला। उसके बाद अधिकार है। ठीक, अधिकार किस एक्ट के अंतर्गत है, इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के अंतर्गत ये अधिकार है कि उसने कहा कि हम किसी को भी नहीं दे रहे हैं, किसी भी फैक्शन को ये वाला जो सिंबल है नहीं दे रहे हैं। ठीक, तो ये इलेक्शन कमीशन ही सिंबल अलॉट करता है। अब ध्यान से सुनना, है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हर लाइन में हर पॉइंट पे जो है मतलब क्वेश्चन बन सकता है, और ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं और मेंस। अब कोई देखिए, पार्टियाँ जो होती है पॉलिटिकल पार्टी, वो 2 तरीके की होती हैं। ठीक, एक होती है रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्निशन जो है वो स्टेट लेवल पे भी हो सकते हैं, उसके अलग अलग जो है कंडीशंस हैं, और नेशनल लेवल की भी हो सकती हैं। उनको जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको जो है रिजर्व कर दिया जाता है इलेक्शन सिंबल उनके लिए। ठीक, जैसे शिवसेना का था, बीजेपी का फूल है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी पार्टी होती हैं रजिस्टर्ड पार्टी। हर पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड तो होती है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं होती, क्योंकि
जो कंडीशंस हैं कि 6% से ज़्यादा वोट होना चाहिए आपका, 2 से ज़्यादा सीटें होनी चाहिए एमएलए की, तब आपको स्टेट की वो मिलेगी रिकॉग्निशन, स्टेट पार्टी की रिकॉग्निशन। नेशनल में भी इसी प्रकार से है, एक मतलब कंडीशन है कि 6% वोट या फिर 2 एमएलए एटलीस्ट 4 स्टेट्स में आपके हों, तब आप नेशनल पार्टी बनते हो, तो आपको जो सिंबल है वो रिजर्व हो जाता है। रजिस्टर्ड पार्टी जो होती हैं लेकिन रिकॉग्निशन नहीं होता, तो उनको जो है उनका कोई सिंबल रिजर्व नहीं होता है, याद रखना। फिर तीसरे तरीके के भी होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, वो होते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो होते हैं वो फ्री जो लिस्ट होती है, ठीक, जो किसी के पास भी सिंबल नहीं है, उस सिंबल में से तीन तीन सिंबल जो है वो इलेक्शन कमीशन में जो अपना पर्चा दाखिल करते हैं तब वो वहाँ से देते हैं, उसमें से कोई भी जो है उनको एक सिंबल मिल जाता है चुनाव लड़ने के लिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए, ठीक। ये जो फ्री लिस्ट दी जाती है ना, इसके बाहर से अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कह रहा है कि हम कोई अपना एक पद देंगे, तो वहाँ से वो तुरंत ही खारिज हो जाता है, ठीक। इसी सिंबल्स में से ही आपको चुनना होता है। एक यहाँ पे क्वेश्चन आपको आना चाहिए दिमाग में कि ये सिंबल्स क्यों बनाया गया है। देखिए, भारत में या फिर दुनिया में कहीं पे भी आप देखो तो क्या है कि जो वोटर्स हैं वो हर प्रकार के होते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो नहीं समझते हैं या फिर पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं, तो सबसे आसान होता है, और इंडिया में भी देखा गया है कि या पूरे वर्ल्ड में भी, तो वो कहते हैं भैया हम तो कमल पे ही फूल पे ही जो है वोट देंगे, हम साइकिल पे ही वोट देंगे, ठीक है ना, हम हाथ के पंजे पे ही वोट देंगे। तो कम पढ़े लिखे, कम जो है जागरूकता होने पॉलिटिकल पार्टी, तो वो सिर्फ सिंबल पे जाके वोट दे देते हैं। तो ये सिंबल उनको पहचानने में आसानी, तो उसके लिए ये सिंबल चालू किए गए थे। और ये जो बात मैं बता रहा हूँ, ये सिविक्स की जो एनसीईआरटी है ना, क्लास 6 शायद मुझे याद आ रहा है, तो उसमें बताया गया है। लेकिन ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा, तो आपने अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो आपको दिक्कत होगी, सोचने में दिक्कत होगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन पढ़ा है, रेलेवेंट सोर्सेज पढ़ोगे तो आसानी से लिख पाओगे, ठीक है। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि एक स्टेट में मान लीजिए किसी के पास एक कोई इलेक्शन सिंबल मिला उसे, ठीक, तो मान लीजिए ए स्टेट में किसी को सिंबल मिल गया, ठीक है, एक्स, और वहीं सिंबल जो एक्स है वो बी स्टेट में भी हो सकता है, ठीक है। तो अब बस अलग अलग स्टेट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बी वाली पॉलिटिकल पार्टी ए स्टेट में जाके चुनाव लड़ना चाहती है और सेम जो है एक्स सिंबल से, तो नहीं लड़ सकती, नहीं लड़ सकती, उसको कुछ जो है चेंज करना पड़ेगा, ठीक। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, अगर आप देखो तो मणिपुर में फेडरल पार्टी ऑफ मणिपुर है और तमिलनाडु में जो है डीएमके है। तो इन दोनों का ही सिंबल्स राइजिंग सन है, तो आप एक दूसरे के स्टेट में जाकर लड़ेंगे तो नहीं लड़ सकते सेम सिंबल से, कोई कन्फ्यूज़न हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मतलब लॉजिकल बात है, तो ये भी एक कंडीशन होती है यहाँ पर, ठीक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज अगर अगले इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो उनको डी रिकॉग्नाइज भी कर देते हैं, मतलब मान्यता ख़त्म भी कर देते हैं, ठीक। लेकिन 1997 के पहले ये होता था कि उनका वो जो पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल होता था, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो इलेक्शन सिंबल दिया गया था वो रिजर्व होता था, वो हटा दिया था, लेकिन अब नहीं हटाया जाता है, ठीक। ये चीज़ है, रिकॉग्निशन ख़त्म होने के बाद भी हो सकता है फिर से मिल जाए, या फिर जो भी चीज़ है कि मान लीजिए इन द टाइम बीइंग कोई और स्टेट पार्टी जो है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया और उसको वाला सिंबल मिल जाए तो। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, 97 के पहले होता था, अब वो पार्टी पास वाला सिंबल रहता है, फिर से वो अपना आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। स्प्लिट के केस में क्या होता है कि ज़्यादातर कमीशन डिसाइड करता है किस फैक्शन को सिंबल देना। अगर कोई डिसीजन नहीं बन पा रहा है तो भाई किसी को भी वो वाला सिंबल नहीं दिया जाता है, इलेक्शन सिंबल, और उनसे कहा जाता है कि फ्रेश सिंबल पर लड़ो, जैसा कि अभी हमने इस वाले केस में देखा, शिवसेना वाले केस में, ठीक। अगला टॉपिक है आर्टिकल्चर संबंधित। महर्षि वाल्मीकि जयंती 9 अक्टूबर को इस बार मनाई गई। एक्चुअली अश्विन के महीने में जो भी फुल मून डे होता है उस दिन हम लोग महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाते हैं। इस दिवस को हम लोग प्रगट दिवस भी बोलते हैं। और जो ये पोएट थे महर्षि वाल्मीकि जी, इन्होंने, आपको पता होगा, रामायण भी लिखी है, और ये पहले पोएट संस्कृत लैंग्वेज के माने जाते हैं। और इनके नाम पे इनका जो है एक टेम्पल भी है चेन्नई में, तिरुवनमयियार में, ठीक, तिरुवनमयियार में। अगला टॉपिक है कर्च ब्रिज। अब देखो, ऐसा है कि यूक्रेन में रशिया ने अभी वॉर कर रखी है, लेकिन मैंने आप लोग कई बार बताया कि क्रीमिया एक जो है टापू टाइप से है, उसको यूक्रेन से जो है छीन लिया था रशिया ने, और रशिया में जोड़ लिया था 2014 में, ठीक। अब रशिया में जोड़ तो लिया था, लेकिन जो है उस पर, क्योंकि बीच में कर्च स्ट्रेट पड़ती है, ये आ सकता है मैपिंग वाला क्वेश्चन, कर्च जल डब्रू मध्य है, ठीक।
तो ये स्ट्रेट को पार करना पड़ता था एक ब्रिज से, जिसको कि कर्च ब्रिज बोला जाता है। ठीक, कर्च जो स्ट्रेट है ये आपका अजोव सी और ब्लैक सी को जोड़ता है, जलडब्रू मध्य। ठीक, ये जो ब्रिज है कर्च ब्रिज, इस पे अभी धमाका हो गया, और रोड और रेल ब्रिज था, ये धमाका हो गया, और ये कनेक्टिविटी भी थी आपकी क्रीमिया को जोड़ती थी रशिया से। तो अब ये सप्लाई जो है ख़त्म हो गई है, ब्रिज मतलब टूट गया है ये। ठीक, तो धमाका हुआ है इस पर, ये 19 किलोमीटर का है ये। और यहाँ पे एक सेवेस्तोपोल पोर्ट भी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, ब्लैक सी फ्लीट भी यहाँ पर है। और ये कर्च स्ट्रेट आपकी अजोव सी और ब्लैक सी को जोड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ये। ठीक, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। अब आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि मनरेगा में बड़ी धांधली होती है। ठीक, जितने लोग हैं नहीं उससे उतने कार्ड बनते हैं, और प्रधान जी जो है आराम से पैसा खाते हैं। तो इसको रोकने के लिए एक नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लाया गया 2021 में, जिसमें ये कहा गया कि सभी स्टेटों को जो है इस नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से जुड़ना है। इसमें जो काम चल रहा है, जितने लोग काम कर रहे हैं उनका जो है उनके बारे में डिटेल होगी, कहाँ पे काम चल रहा है उसकी जियो टैगिंग हो जाएगी, फ़ोटोज़ वोटोज़ भी डाल सकते हैं। तो इससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो ये अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। लेकिन अभी ये देखा गया है, डेटा आया कि 50% या फिर उससे कम ही स्टेट्स ने जो है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को अपनाया है मनरेगा के संबंध में। ठीक है, वो क्यों नहीं अपना रहे हैं आप समझ ही रहे हो। ठीक, तो ये चीज़ है, और ये 21 मई 2021 को लॉन्च किया गया था, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया था। जियो टैगिंग हो सकता है वर्क साइट पे, वर्कर्स की अटेंडेंस सब इसमें मार्क करी जाती है। ठीक, सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में इसको ला एप्लीकेबल है, लेकिन ला नहीं रहे हैं। क्यों नहीं ला रहे हैं समझ गए आप। ठीक है, करप्शन। चलिए अगला टॉपिक है रोसेटा स्टोन। देखिए ये स्टोन है, और इस पर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ये कुछ शिलालेख इंस्क्रिप्शन भी इसमें लिखा हुआ है। ये जो स्टोन है ये इजिप्ट से उठाकर ब्रिटिशर्स ने जब इजिप्ट पे कब्जा किया फ्रांस को हराकर, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट को ने मतलब इसको पाया, मतलब इसको फाउंड किया था मिस्र में। तो उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने इसको कब्जा किया इजिप्ट पे, तो फिर इसको उठा के अपने म्यूजियम में ले गए, जैसा वो करते हैं, जैसे हमारे यहाँ से कोहिनूर ले गए थे। ठीक, इस तरीके की चोरी चकारी आदत थी मतलब ब्रिटिशर्स की हमेशा ही। तो अब जो है इजिप्ट के जो हिस्टोरियन है वो कह रहे हैं यूके से कि हमारे 2000 साल पुराना जो रोसेटा स्टोन है, ठीक, इसको वापस करो। हालांकि ये स्टोन ये ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा होगा, उसका एक पोर्शन है जो यूके के एक म्यूज़ियम में है, उसको वो कह रहे हैं कि वापस लाओ। ठीक, हमारा है ये। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनकी हिस्ट्री के लिए भी। जैसे भारत में सम्राट अशोक ने जो है कई सारे शिलालेख बनाए थे, पूरे उनके एम्पायर में बने हुए थे। उसमें बुद्ध जी की जो है टीचिंग्स थी, वॉर के बारे में जानकारी थी, पब्लिक के लिए निर्देश थे। तो उससे हम सारी अपनी हिस्ट्री को जानते हैं, पहचानते हैं, क्या क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें हम उसको कर पाते हैं। तो ये क्यों ले गए भाई आप वहाँ पर, हमारी हिस्ट्री का तो हमारे दीजिए वापस। ठीक, वहाँ सजा के अब हमको चढ़ा रहे हो। तो ये देखिए इसमें क्या है, पब्लिक मैसेज थे 3 स्क्रिप्ट में, लिपियों में जो है इसके बारे में इंस्क्रिप्शन शिलालेख लिखे गए थे। ठीक, 3 टाइम्स जो है किए गए हैं, जैसे कि हेरोग्राफ है जो कि प्रिस्टली डिक्री है, पुजारियों के लिए जो है इसमें डायरेक्शन है। डेमोटिक है, मतलब कि ये लैंग्वेज ऑफ द पीपल में लिखा गया है, कर्सिव इजिप्शियन स्क्रिप्ट है। एंशियंट ग्रीक में लिखा गया है। ठीक, लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि उस समय की जो है जो प्रशासन था वहाँ पर उसके बारे में लिखा गया है। क्योंकि उस समय देखो जो रूलर्स ऑफ इजिप्ट थे उस समय वर ग्रेको मैसेडोनियन थे, जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के कॉन्क्वेस्ट के बाद में इस लैंग्वेज में लिखा जाता। तो अलेक्जेंडर ने यहाँ भी कब्जा किया था एक तरीके से देखेंगे तो। उसी प्रकार से जो है जैसे ये वैसे ही है जैसे कि एंशियंट इंडिया में किंग अशोक ने जो है शिलालेख अपने पूरे एम्पायर में फैलाए थे हर जगह। ठीक, और ये डिस्कवरी जो है ये हेल्प कर सकती है एंशियंट इजिप्ट स्टडीज़ में, जो कि इजिप्टोलॉजी कहलाती है। ब्रिटिश म्यूजियम में जो है ये इनग्रेविंग रेन ऑफ किंग प्लॉटमी फिफ्थ, ठीक, तो जो कि जिन्होंने रूल किया था 204 से लेकर 181 बीसी, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। ठीक, तो ब्रिटिश म्यूजियम ये बताता है कि उनके टाइम की ये इनग्रेविंग है। और ये स्टोन को फिर रीडिस्कवर किया गया नेपोलियन बोनापार्टे जो फ्रेंच किंग थे, उन्होंने जब कैंपेन किया, मतलब लॉन्च किया अटैक इजिप्ट के ऊपर 1798 से 1801 में,
तब इसको डिस्कवर किया गया था। और फिर जब नेपोलियन को हार मिली ब्रिटिशर्स के द्वारा, ट्रीटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया हुआ 1801, तो उसमें फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया ब्रिटिश म्यूज़ियम में। देख रहे हो, मतलब किसी चीज़ लेके चले गए चोर कहीं के। खैर, अगला टॉपिक है फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल। अब देखो, यूएसए, आसान भाषा में समझते हैं। यूएसए क्या कहता है कि यूएसए में पनपी कोई, मतलब उजागर हुई कोई टेक्नोलॉजी लाई गई, ठीक, उस टेक्नोलॉजी से, जिसका एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। टेक्नोलॉजी कैसे, देखो, यूएसए में एप्पल ने आईफोन बनाया, वो टेक्नोलॉजी यूएसए में आई, वहाँ पे उसका उद्गम हुआ, ओरिजिन वहाँ की है टेक्नोलॉजी एप्पल की। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करके चाइना में इसको बनाया जा रहा है और फिर चाइना इसको बेच रहा है पूरी दुनिया में। तो फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल के अंतर्गत यूएसए ने अब चाइना में जो चिप इंडस्ट्री है उसकी वो कंट्रोल करने के लिए इसमें एफडीपीआर लगा दिया है। वो ये कहते हैं यूएसए वाले कि ये टेक्नोलॉजी जो है यूएसए की है, ठीक, इस टेक्नोलॉजी पे तुम चिप बनाकर जो है बेच रहे हो। अब हम इसको एफडीपीआर के अंतर्गत ले आए, तो अब ये कहता है कि अगर हम इसको एफडीपीआर के अंतर्गत ले आते हैं तो भले ही आप बना रहे हो उसको, लेकिन हम आपको रोक सकते हैं इसको बेचने से, ठीक। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर यह है कि ये फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल जो है ये 1959 में आया था, ठीक, कि ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सके यूएस की टेक्नोलॉजीज़ की। इसमें मतलब ये है कि अगर प्रोडक्ट अमेरिका की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया गया है तो अमेरिकन गवर्नमेंट जो है के पास ये पावर आ जाती है कि वो उसको रोक सकता है बेचने से, भले ही वो प्रोडक्ट किसी इंक्लूडिंग प्रोडक्ट्स मेड इन फॉरेन कंट्री, जैसे कि चाइना यहाँ पर चिप बना रहा है, ठीक, लेकिन अमेरिकन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है तो हम आपको रोकेंगे, ठीक। चलिए चलते हैं, आज के एमसीक्यूज देख लेते हैं। देखिए, ये एमसीक्यू वाली जो पीडीएफ है ये भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल पे जो करंट अफेयर की एमसीक्यू वाला चैनल जो है वो है करंट अफेयर एमसीक्यू क्विज नाम से, ठीक, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आराम से ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो है मोधेरा के बारे में सही उत्तर चुने। 2018 में मोधेरा सूर्य मंदिर ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में प्रवेश किया। 2018 में किया था क्या, मैंने आपको बताया 2014। पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट है मोधेरा विल बी इंडियाज फर्स्ट विलेज टू बिकम अ नेट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर। तो क्या स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, ठीक। पहला गलत, दूसरा सही, दूसरा ही सही क्योंकि सही पूछा गया है, तो बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट आंसर रिगार्डिंग महर्षि वाल्मीकि जयंती। तो दिस डे ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज प्रगट दिवस, बिल्कुल सही है। ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पोएट इन संस्कृत लैंग्वेज, ये भी बिल्कुल सही है। और दोनों सही है, इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट कोई भी नहीं, तो नन ऑफ दिस, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट आंसर, फिर से पूछा गया है रिगार्डिंग नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। तो राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर के ऐप सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। तो क्या स्टेटमेंट सही है क्या, ठीक। तो शायद मैं उसमें आपको बताना भूल गया, लेकिन चलिए बता देता हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत है, तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, गलत ही पूछा गया, ध्यान रखना। ये ऐप हेल्प करता है सीनियर सिटीजन्स को टू ट्रैक नियर बाई हेल्थ केयर सर्विसेज। क्या ऐसा है क्या, नहीं नहीं, मनरेगा संबंधित है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं और गलत ही पूछा गया, इसलिए सी आंसर बोथ 1 और 2 हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है ना किस प्रकार से अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चंस को इन द एग्जाम, ठीक। चुनाव चिन्ह के संबंध में गलत उत्तर चुने। चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के अनुसार चुनाव आयोग चुनाव लड़ने वाली किसी भी व्यक्ति के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, ठीक। तो क्या ये सही है कि गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और समवन कंटेस्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ एन unrecognized political party has to approach the commission and get a free symbol allotted from the list of free symbol available। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात हो रही है, क्या मैंने बताया था, बिल्कुल फ्री सिंबल जो अवेलेबल है उसी में से ले सकता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट क्योंकि पूछा गया है इसलिए नन ऑफ दीज यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। जल्दीबाजी नहीं करनी है, इसलिए मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान से देखिएगा कि करेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है ईद मिलाद उन नबी के संबंध में सही उत्तर चुने। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी के दिन मनाया जाता है, एकदम सही है। पैगंबर की स्तुति में भजन गाए जाते हैं, ठीक, प्रेज ऑफ द प्रोफेट, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही हैं, सही पूछा गया तो सी आंसर बोथ 1 और 2 हो जाएगा। मैपिंग क्वेश्चन क्या है हमारा आज का,
मैपिंग क्वेश्चन देखिए कच्छ स्टेट से ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कच्छ स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन जावा सी, इंडियन सी ओशियन, रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन, सी ऑफ एजोव एंड ब्लैक सी, आयरिश सी एंड अटलांटिक ओशियन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है यहाँ पर सी। ठीक है, सी ऑफ एजोव एंड ब्लैक सी। ठीक है, चलिए इसको जो है हम मैप के माध्यम से भी देख लेते हैं। देखिए सारे आंसर्स भी दे रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन। जरूर इसको जो है पढ़िएगा, रिवाइज करने में बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कर्च स्ट्रेट है। ठीक, रशिया और क्रीमिया को ये जोड़ता है। यहाँ पे ब्रिज था, इस पे धमाका हुआ है। सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी को ये जल डबरू मध्य जो कर्च वाला है ये जोड़ता है। सी ऑफ एजोव नॉर्थ में है, ब्लैक सी साउथ में है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। ठीक, हो सकता है कि वो डायरेक्शन वाइज वाला क्वेश्चन आपसे पूछ ले। चलिए क्वेश्चन मेंस आंसर राइटिंग वाला एनालिसिस करते हैं और फिर आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या जो आपको प्रैक्टिस करना है। 9 अक्टूबर वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि ई रूपी क्या है। पहला पार्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 जीएस पेपर थी, इकोनॉमी संबंधित है। व्हाट विल बी द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ ई रूपी रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू यू ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक, तो ई रूपी क्या है समझा दिया। ठीक, ई रूपी क्या है? ये आपका सेंट्रल बैंक के द्वारा एक डिजिटल करेंसी है। ठीक, किसी स्पेसिफिक यूजर्स के लिए काम में लाया जाएगा। क्यूआर कोड का उपयोग करके या फिर एसएमएस के थ्रू इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक, एनपीसीआई ने जो है इसको बनाया है। ठीक, यूपीआई प्लेटफॉर्म की तर्ज पे। इतना याद हो गया? इतना आपने लिख दिया। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखो, ऐसे 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 करके पैराग्राफ मत लिखो, पॉइंट वाइज लिखो। फिर उसके बाद क्या है, इफेक्ट पूछे गए हैं। इफेक्ट आपको प्रो एंड कॉन्स दोनों देने हैं, लेकिन प्रोज ज़्यादा देने हैं। ठीक, तो प्रोज क्या है? डिजिटलाइजेशन होगा। ठीक, इससे कैश बेस्ड इकोनॉमी कम होगी, ब्लैक मनी की जो है चांसेस कम होंगे, करप्शन कम होगा। ठीक है, और इससे जो है हमारा जो है आपका सरकार को भी जो ये कागज़ में या फिर कॉइन्स में जो पैसा लगाना पड़ता है इंट्रिंसिक वैल्यू वाला, वो भी जो है खर्चा कम होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्टली इसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, डीबीटी किया जा सकता है। ठीक, सर्विसेज में जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसमें इसको दिया जा सकता है। तो इससे भी सरकार का बहुत ज़्यादा जो पैसा सुपरविज़न और जो है में खर्च होता है वो भी कम हो जाएगा। कॉन्स में अगर आपको देखा जाए तो अभी फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों में नहीं है, लोगों के पास अभी इंटरनेट की सुविधाएं अभी नहीं पहुंची हैं। तो इन सब पे फिर आप इसका वे फॉरवर्ड लिखोगे। इन सब पे काम करके हमें इसको और बढ़ाना चाहिए ताकि जो इसके पॉजिटिव हैं और निखर के आए और इंडियन इकोनॉमी को जो है बूस्ट करें। इस प्रकार से आप अपना क्वेश्चन का जो आंसर है उसको एंड करेंगे। ठीक है, आज का क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं क्या है 10 अक्टूबर का। 10 अक्टूबर का जो क्वेश्चन नंबर 82 है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस संबंधित जीएस पेपर 2, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 शब्दों में लिखना है। भारत में चुनाव चिन्ह क्यों पेश किया गया था? ठीक, और भारत में चुनाव चिन्हों के प्रशासन की व्याख्या कीजिए। बहुत ध्यान सुनिएगा, पढ़िएगा और उसके बाद ही लिखिएगा। भले ही पहले रफ में आप स्ट्रक्चरिंग जो है सीक्वेंसिंग वो सब कर लें, उसके बाद ही लिखिए। ठीक, जैसे मैंने बताया क्वेश्चन के पार्ट्स को तोड़िए, मार्क्स और वर्ड लिमिट के हिसाब से जो है वर्ड एलोकेशन करने की कोशिश करिए। ठीक, स्ट्रक्चरिंग बनाइए फिर लिखिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वाई इलेक्शन सिंबल वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन सिंबल इन इंडिया। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उसके बारे में बताइए इलेक्शन सिंबल संबंधित भारत में। ठीक, समझ में आ गया? आराम से लिखो, लिखना जरूरी है, लिखोगे तभी सुधार होगा और आखिरी में एग्जाम में आपको लिखना ही है। ठीक, तो उसी प्रकार से कोशिश जरूर करते रहिए। जो लोग पेड ग्रुप में और उसकी मैं खुद ही इवैल्यूएशन करता हूँ, जो लोग नहीं हैं वो आपस में अपने दोस्तों के साथ में इसको जो है लिख कर सकते हैं, खुद भी लिख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, रीडिंग प्रैक्टिस जो करिए सेल्फ स्टडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का मोटिवेशनल मैसेज देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो। ठीक, कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हो। अपने पर भरोसा तो रखो यार। हर चीज़, अगर भारत में 130 करोड़ की जनता है, हर कोई ये सोच ले कि हमें भारत का नाम सफल करना है, हमें भारत को जो है विश्व गुरु बनाना है, तो सोचो 130 करोड़ लोग क्या नहीं कर सकते। जब हम अकेले अपने अंदर विश्वास जगाएंगे, अपने ऊपर विश्वास करेंगे, तभी हम लोग पे विश्वास कर पाएंगे और हम अपनी जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है उसको समझेंगे, पहचानेंगे और उसको और जो है तराशेंगे। ठीक, चलिए अगर अच्छा लगता है आप लोग वीडियो हमारा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। छोटी सी विनती है आप लोगों से, और इससे मोटिवेशन मुझे काफ़ी मिलता है और अच्छे से अच्छा आप लोगों के कंटेंट लाने के लिए, और जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है
जो एग्ज़ाम्स के मैं अब कर भी रहा हूँ आप लोग के साथ में एनालिसिस, उसमें आप देख रहे हो कि क्वेश्चन डायरेक्टली आ भी रहे हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।